Vectors are those physical quantities which have magnitude as well as direction. हमने एग्जाम्पल देखे थे, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, दीज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स. उसके अलावा स्केलर्स क्या थे, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो, मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, एनर्जी, वर्क, स्पीड, है ना, ये सब हो गए. ये चीजें देखी थी. फिर मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्या होता है बेटा. इट हैज थ्री थिंग्स. एक तो लेंथ होगी, एक टेल होगा और एक हेड होगा. तो टेल और हेड से हमें पता पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम टेल हेड तक जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में पता पड़ेगा. और लेंथ जो है, लेंथ विल शो अस द मैग्नीट्यूड. जितनी ज्यादा लेंथ है वेक्टर की, उतना ज्यादा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. हमने ये देखा था. टू राइट द मैग्नीट्यूड वी वर यूजिंग दिस थिंग, मॉडुलस फंक्शन. अगर बार के बीच में रख दिया या मोड के बीच में रख दिया वेक्टर को, दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. इसके अलावा सीधा अगर एरो हेड हटा दें, जैसे एरो हेड इसके ऊपर था, अगर मैं इस एरो हेड को हटा दूं तो दैट आल्सो मींस कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली, है ना. ठीक है, चलो. फिर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ वेक्टर. ठीक है, तो पहला था उसमें कोलिनियर वेक्टर, कि एनी टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर. देन वी वर डिस्कसिंग पैरेलल वेक्टर. अगर किन्हीं भी वेक्टर्स के बीच में इफ द एंगल इज 0 डिग्री, इफ दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, दिस मीन्स दे आर पैरेलल वेक्टर. एंटी पैरेलल वेक्टर है पाई रेडियन एंगल, और या फिर 180 डिग्री का उनके बीच में एंगल होगा. दिस मीन्स दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. दोज वेक्टर्स वर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स. Any two vectors which have same magnitude but are in opposite direction, but they act in opposite direction, such vectors are called as opposite vectors or negative vectors. ठीक है बेटा. अब देखो यहाँ पे P है, Q है. इसके अलावा टाइप ऑफ वेक्टर्स में आया था दूसरा इक्वल वेक्टर्स. अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दिस मीन्स दीज वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स. उनको हम ऐसे इक्वालिटी के साइन के साथ लिख सकते हैं. देन वी डिस्कस्ड देयर इज अनदर वेक्टर कॉल्ड एज जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी जीरो हो और अनडिफाइंड डायरेक्शन हो, इसको बोलेंगे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर. ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसकी लेंथ क्या होगी, जीरो होगी. इसके अलावा इसका ना टेल होगा ना हेड होगा, देयर इज नो डायरेक्शन, अनडिफाइंड डायरेक्शन है. तो सच ए वेक्टर वाज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ पेपर. इसके अलावा को इनिशियल वेक्टर, द वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ इनिशियल पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट, दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल. ए और बी यहाँ पे क्या है, को इनिशियल है. देन हम डिस्कस कर रहे थे को टर्मिनल. ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट, यानी कि जहां वो टर्मिनेट हो रहे हैं वो पॉइंट कॉमन है, तो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड को टर्मिनल वेक्टर. देन if the vectors are lying in the same plane, those vectors are called coplanar vector. If the initial point of the vector is fixed, those vectors are called localized vector. If the initial vector is not fixed, they are called non localized vector. ठीक है बेटा, तो ये पढ़ा हमने कल तक. अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की. क्या हमने यूनिट वेक्टर भी देख लिया था क्या? नो सर. नहीं पढ़ा था ना, यूनिट वेक्टर हमने नहीं पढ़ा था. तो साक्षी बेटा, आप इसका डेफिनेशन पढ़ो. अच्छा, आकृति आप पढ़ दो बेटा, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है ये. When a one vector is divided by its own magnitude is called a unit vector along the direction of the vector. It has no dimension or unit. It is used to specify a direction only. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक इफ ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, अगर हम किसी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, दिस मींस दैट इट इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर. अगर किसी भी गिवन वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा. ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पेरेंट वेक्टर, जिस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं उसी के डायरेक्शन में. ठीक है. इट हैज नो डायमेंशन और यूनिट, इट हैज नो डायमेंशन और यूनिट.
इट इज यूज टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन ओनली, तो ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, दिस विल ओनली टेल अस द डायरेक्शन। ठीक है बेटा, चलो अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन इन ईस्ट, एफ इक्वल टू 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, ये हमें दिया है। अगर मैं ये लिख दूं एफ इक्वल टू 1 इन ईस्ट, 1 भी नहीं लिखूंगा, बस इन ईस्ट लिखूं, तो क्या ये मेरे को डायरेक्शन बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्शन का मिल रहा है ना सिर्फ हमें प्रोस्पेक्टिव, तो ऐसा कुछ करें तो हमें मिलेगा यूनिट वेक्टर, बट एग्जैक्टली ये नहीं होगा। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन देखो, इफ द फोर्स इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इफ अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, तो फोर्स एफ था, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फोर्स के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दूं, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर, फोर्स वेक्टर एफ का यूनिट वेक्टर, यानी दिस विल ओनली टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इट विल नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो देखो अब इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा, यही आएगा, एफ कैप जो लिखा है ना बेटा, यही आएगा आंसर, ये इट विल बी द एफ कैप ओनली। अगर आप फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, फोर्स इसका मैग्नीट्यूड 5 है, 5 ही है ना यहाँ पे, 5 न्यूटन इन ईस्ट स्टेट डायरेक्शन में, तो ये मैग्नीट्यूड यही हो गया 5। अब मैं फोर्स को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन, तो वैल्यू आएगी क्या, द वैल्यू विल बी एफ डिवाइडेड बाय, यानी 5 न्यूटन इन ईस्ट है, तो इसको डिवाइड कर देना 5 से, तो 1 न्यूटन इन ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में मुझे बता रहा है, और ये क्या है, एफ कैप, एफ कैप इज द यूनिट वेक्टर। अब किसी भी गिवन डायरेक्शन में, इन एनी गिवन डायरेक्शन, हम उसका पर रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, बस ध्यान ये रहेगा कि डायरेक्शन तो बताएगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1. हाँ, यूनिट, यूनिट बेटा यूनिटी से बना है ना, यूनिटी मतलब होता है एकता, एकता मतलब वननेस ना, वन, और एकता ये भी वन, तो वन की बात है, बस इसी से यूनिट से समझ जाओ कि मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ पेरेंट वेक्टर, बस इतना ध्यान रख लो। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, लिखने का तरीका होता है कैप लगा दो, जैसे यहाँ पे वेक्टर ए लिखा है ना, इसमें ए के ऊपर कैप लगाया, तो ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये है ए कैप। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, सिर्फ ए लिखा है या फिर ए के ऊपर ये लिखा है एरो लगा के, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को, कोई भी वेक्टर हो उसके लिए। अब एनी वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर, तो डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव है यूनिट वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड जो मैंने फाइंड आउट किया, ये वाला ए, that is magnitude। तो any vector a can also be written as this way, magnitude times उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए कैप। ठीक है, अब देखो ये 3 एक्सिस हैं, इनके बारे में जानेंगे। ये एक्सिस देखी है सबने, Yes, sir. है ना, ऑल दीज 3 Yes. एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हमें पता है एंगल इनके बीच में 90 डिग्री का है। अब देखो मैं आपको ये बताता हूँ एक्स डायरेक्शन, अगर मैं ये बोलूँ ये एक्स डायरेक्शन है, इसमें कोई यूनिट वेक्टर होगा, तो वो क्या इसी के डायरेक्शन के अलोंग होगा ना, एक्स के अलोंग, एक्स के अलोंग मैग्नीट्यूड होगा बस उसका 1, तो इसके मैं बोल देता हूँ आई कैप। सिमिलरली, अरे यार मिट गया,
एक्स के लॉन्ग जो वेक्टर होगा उसको मैं बोल देता हूँ आई कैप, वाई के लॉन्ग जो होगा उसको मैं बोल देता हूँ जे कैप, और जेड के लॉन्ग जो होगा उसको मैं बोल देता हूँ के कैप, आई जे के। कैप इसलिए लगाया कि वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट वेक्टर्स, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो एक्स की डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट करे और उसका मैग्नीट्यूड हो 1, उसका मैग्नीट्यूड हो 1। तो अगर मैं ये लिखता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, ये क्या होगा, 1 होगा ना। मैग्नीट्यूड ऑफ, सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप लिखूं, जे कैप उसको मोड फंक्शन में डालूं तो ये 1 आएगा। सिमिलरली के कैप में लिखूं तो के कैप का भी मैग्नीट्यूड मेरे पास 1 आएगा। तो अगर ऐसा मैग्नीट्यूड दैट, ऐसा वेक्टर दैट इज पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्ट एक्सिस और उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो उसको मैंने लिखा आई कैप। ऐसा वेक्टर दैट इज पॉइंटिंग इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और जिसका मैग्नीट्यूड है 1, दैट इज जे कैप, एंड जे कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सिमिलरली के कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये एक जनरल नोमेनक्लेचर है आई जे के, जनरली हम यही यूज करते हैं, तो आप भी इसी को याद रखेंगे। आई कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, जे कैप इज इन द वाई, एंड के कैप इज इन द जेड। और तीनों का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो सिंस ऑल दीज थ्री आर यूनिट वेक्टर्स, तो इसका मतलब ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, दैट इज इक्वल टू 1। क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ थ्री आर यूनिट वेक्टर्स। ये सबको समझ आया? यस। है ना? ठीक है, अब देखो ये चीज यहाँ पे लिख दी है आई कैप जे कैप के कैप, ये आपने देखा हुआ है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यही सब इंग्लिश में बेटा नोट्स लिख दिए मैंने। अब बढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज ए पोजीशन वेक्टर। अगर किसी पॉइंट P, हमें गिवन पॉइंट P है और उसकी पोजीशन जो वेक्टर बताए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ द 3D स्पेस, यानी 0 0 0 के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट P की जो पोजीशन बताए, ऐसे वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। देखो डेफिनेशन देखते हैं, ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। वही चीज इंग्लिश में लिख दी है। तो यहाँ देखो पॉइंट P दिख रहा है, पॉइंट P है ये, ठीक है बेटा। इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 0 0 0 से जो भी वेक्टर दिखाए, यहाँ पे R वेक्टर दिखा रहा है, तो R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट देखो आप लोग, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z। तो x कहाँ पे है, दिस इज इन द x डायरेक्शन, y is in the y direction और z is in the z direction। ये मैग्नीट्यूड है बेटा, x मैग्नीट्यूड है, y भी है और z भी मैग्नीट्यूड है। जैसे हम लोग अगर लिखते फॉर एग्जांपल p का एक रैंडम वैल्यू ये भी तो हो सकता है 1,2,3, तो 1 कहाँ होता है x डायरेक्शन में, ये y में, और 3 z में। तो सिमिलरली यहाँ पे जनरल टर्म्स में लिख दिया है x इज इन द x डायरेक्शन, y इज इन द y डायरेक्शन एंड z इज इन द z डायरेक्शन। x डायरेक्शन हमें क्या दिखाता है, x डायरेक्शन इज गिवन बाय, x direction is given by आई कैप। I cap, y direction is given by j cap and z direction is given by k cap। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं इस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड को आई कैप के साथ लिख दूं तो मेरा वो वेक्टर मिल जाएगा मुझे। सपोज करो आई वांट टू एक्सप्रेस आर वेक्टर जो ये है पोजीशन वेक्टर, इसको लिखूंगा आई कैप के साथ लिखूंगा जो आई कैप के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है। तो इन दिस केस इट इज एक्स आई कैप प्लस जे कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है, जो यहाँ पे वाई है, वाई जे कैप, प्लस जो के कैप के साथ मैग्नीट्यूड है यानी कि जेड। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये क्या हो गया जनरल टर्म्स में, जनरल टर्म्स में मेरा हो गया पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अगर यही पॉइंट रहा होता, मानो पी एक्स वाई जेड है और ये पॉइंट रहा होता 1,2,3, तो मैं क्या लिखता बेटा, फिर मैं लिख देता आर को 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है कि 1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 2 इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड 3 इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो अगर स्पेसिफिक टर्म्स में होता तो ऐसा कुछ हो सकता था, बट इन जनरल टर्म्स वी कैन राइट पोजिशन वेक्टर एज आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप।
तो ये हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर को, ठीक है, यहाँ से पढ़ लेंगे। अब देखो इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तो मुझे बता रहा था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेरे पॉइंट पी की क्या पोजीशन है, तो दैट वाज पोजीशन वेक्टर। अगर कोई वेक्टर मुझे बताए पोजीशन ऑफ पॉइंट P2 विद रिस्पेक्ट टू एनी गिवन पॉइंट, फॉर एग्जांपल P1, तो उस वेक्टर में ऐसे वेक्टर को मैं बोल दूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज शोइंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। तो इसीलिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन मान लो बेटा P1 है, P1 पे कोई चीज थी, वो डिस्प्लेस होके P2 पे आ गई, तो इनिशियल पोजीशन इज P1 एंड फाइनल पोजीशन इज P2। द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज गिवन, इट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे निकालना है, कैसे निकाल सकता हूँ, बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन। तो मेरी इनिशियल पोजीशन क्या है बेटा, R1, बिकॉज P1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है, P2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है। तो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स के बीच में डिफरेंस है, वही तो बता रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो आई विल टेक S एज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वाज R2, इनिशियल वाज R1, तो R2 माइनस R1 मैंने किया। अब देखो क्या करेंगे, R1 हमें गिवन है x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। तो x1 क्या है, आई कैप है, मतलब कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में x1 है इसका कंपोनेंट, ठीक है, दिख भी रहा है। y1 y डायरेक्शन में, z1 इज इन द k कैप यानी कि z डायरेक्शन। सिमिलरली इधर x2 इज इन द आई कैप डायरेक्शन, ये j कैप ये k कैप, तो x y z। अब मैं क्या करता हूँ, आई वॉन्टेड टू सब्ट्रैक्ट R2 माइनस R1, ये मुझे करना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इन कंपोनेंट को ले लूंगा, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। तो जो आई कैप के साथ है, आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस में जो है उनमें से फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा। सिमिलरली वाई एक्सिस के लूंगा फाइनल माइनस इनिशियल। सिमिलरली के कैप यानी जेड डायरेक्शन के लूंगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस आएगा दैट विल बी x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप। तो ये मेरा आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिफरेंस क्या रहा, पोजीशन वेक्टर वाज शोइंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज शोइंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट P2 विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट P1। या डाउट है कोई, No, sir. पूछो भाई, किसी को बादल दिखे तो बता दो। बादल का मतलब पता है, देखो बादल का मतलब बताता हूँ। अगर इसको ऐसे बादल दिख जाए तो मतलब, अगर इसको टाइमली बादल दिख गए मतलब इसको क्या दिखने से बच जाएगा बेटा, इसको धुआं नहीं दिखेगा ना फिर बादल दिख गए तो। अरे सो गए क्या सब लोग, No, sir. ठीक है। अगर टाइमली इसको डाउट आ गए तो इस मीन्स कि बाद में एग्जाम के टाइम पे धुआं नहीं दिखेगा, पहले ही डाउट पूछ लेंगे, ठीक है। तो अभी ठीक है। अब मेरे लैपटॉप टैब को क्या हो गया यार, ठीक है, मुझे चेंज ही करना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन बार बार परेशान कर रहा है। हाँ जी, अब देखो हमने देख लिया यूनिट वेक्टर देखा, फिर पोजीशन वेक्टर देखा, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लिया। अब देखो देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्या मतलब होता है कि वी हैव टू डिवाइड द गिवन वेक्टर अलोंग द रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस, रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो 3D कार्टेशियन स्पेस में अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वी हैव 3 परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस, यानी कि वी आर यूजिंग 3 dimensions of length to define the Cartesian space। जब हम यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 3D स्पेस किसको स्पैन करता है, L3, याद आया भाई। पॉइंट था वो क्या था, L0 था, फिर लाइन सेगमेंट थी वो L1 थी, फिर मैंने एरिया बताया था दैट वाज L2, और जो वॉल्यूम बताया था दैट वाज L3।
तो 3D स्पेस जो है बेटा, 3D स्पेस यानी कि ये जो है एक्स वाई कोमा जेड, ये क्या है, तीन इंडिपेंडेंट एक्सिस है ना, थ्री परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट एक्सिस, सो दिस इज द L3 डायमेंशन का स्पेस है। तो ये L3 डायमेंशन में हमारे पास कितनी इंडिपेंडेंट एक्सिस है, 3 एक्सिस है, दैट इज व्हाई इट इज L3। भैया डायमेंशंस का मतलब क्या था, पर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो डायमेंशन L3 यानी थ्री म्यूचुअली इंडिपेंडेंट डायमेंशंस इन लेंथ, दिस मीन्स थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, जिन अगर x पे कोई वैल्यू आ रही है वो y पे जीरो ही रहेगी, वहां पे z पे जीरो रहेगी, है ना। मान लो a point on x axis, a point on x axis may have some value on x but its value on z and y is zero। भाई यहाँ कोई पॉइंट है तो उसका अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये z है, z पे क्या जीरो वैल्यू नहीं है इसकी, y पे भी नहीं है क्योंकि ये ना ऊपर तो नहीं है, तो दिस मीन्स y जीरो, और इधर भी नहीं है तो z जीरो, x पे ही रहेगा। सिमिलरली y पे जो y पे ही रहेगा और z है वो z पे ही रहेगा, तो दिस मीन्स ये सारे के सारे तीनों एक्सिस है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, इनमें कोई भी वैल्यू आएगी तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट रहेगी। We can express any location in this 3D space with the help of three mutually perpendicular directions. So similarly we can resolve the given vectors in three mutually perpendicular directions। तो हर एक एक्सिस के अलोंग हम उसको तोड़ सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, एनी गिवन वेक्टर। ठीक है, तो अब देखो, अब हम 2D के लिए अगर इसको स्टडी करें, सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए इसको देखें, तो हमें दिखेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। तो आपको एक वेक्टर दिख रहा है, वेक्टर आर, वेक्टर आर दिख रहा है जो स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से और जा रहा है पॉइंट पी तक। दिस वेक्टर आर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आपको थीटा भी दिखाई दे रहा होगा, ये थीटा दैट इज बीइंग मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वेक्टर आर है। अब आपको ये याद है क्या फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद है किसी को, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में साइन थीटा क्या होता है, Perpendicular upon hypotenuse. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा Perpendicular by base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसके साइन के उल्टा जाएगा कोसाइन, वन बाय साइन, कोसिकेंट और इसका कोसिकेंट, इसका सीकेंट और इसका कोटेंजेंट। ठीक है, वो सब उल्टा हो जाएंगे। तो मेन बात यह है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज थे। इसी तरीके से यहाँ इमेजिन करो, दिस आर इज हाइपोटेन्यूज, ये वाली जो हाइट है इसको आप मानो क्या परपेंडिकुलर, और इसको मानो बेस। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे एंगल कहाँ था, यहाँ पे आपको एंगल याद हो तो थीटा वाज द एंगल बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, दैट इज व्हाई साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो, अब यहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है, थीटा इज द एंगल, नाउ वी कैन से कि साइन थीटा वाज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें निकालनी है ना, वी डोंट नो द परपेंडिकुलर, तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट दिस परपेंडिकुलर इन टर्म्स ऑफ आर। वो कैसे निकलेगा, वी नो दैट साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज आर, तो P इज इक्वल टू आर ऑफ साइन थीटा, तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये आर साइन थीटा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम बेस के लिए फॉर्मूला लगा देंगे कि कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की जगह हम आर पुट कर देंगे, बी बाय आर, तो बी इज इक्वल टू आर कोस थीटा, तो हमारा जो बेस था उसकी वैल्यू आ गई आर कोस थीटा। तो हमने क्या किया, हमने इस गिवन वेक्टर आर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग विभाजित कर दिया या डिवाइड कर दिया। इन अदर वर्ड्स वी हैव फाउंड आउट द कंपोनेंट ऑफ दिस गिवन वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा कंपोनेंट कौन सा आया, कोसाइन वाला यानी आर कोस थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग आया आर साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर में साइन थीटा, बिकॉज परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में ये आता है साइन, ट्रिग्नोमेट्री से हमने सीखा है, और इधर आएगा कोस थीटा बेस के साथ, तो ये हमने डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हम 3D स्पेस में भी कर सकते हैं, 2D में हमने यहाँ पे कर दिया है। अब देखो,
यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है मैथमेटिकली, ये आप लोग देख लेंगे जब नोट्स पढ़ेंगे तो जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज डिवाइडिंग द वेक्टर अलोंग रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है बेटा, तो अब इस गिवन वेक्टर आर को मैं लिख सकता हूं क्या, ये जो कंपोनेंट आया आर कोस थीटा दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना, तो क्या इसके साथ आई कैप लिख सकता हूं इसको पूरा करने के लिए टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। भाई आई कैप वाज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर हमें सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। तो आई विल मल्टीप्लाई दिस कंपोनेंट बाय आई कैप एंड मल्टीप्लाई दिस वर्टिकल कंपोनेंट बाय जे कैप, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग है। इन दोनों को एक साथ लिख दूं, आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो ये क्या रिजोल्व फॉर्म आ गई, भाई आर वेक्टर था दैट इज रिजोल्व इन एक्स एंड वाई एक्सिस, उसको एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रिजोल्व कर दिया गया यानी तोड़ दिया गया। तो आपको दिख रहा है ये, भाई कंपोज्ड फॉर्म थी वो थी आर, कंपोज मतलब जो जुड़ी हुई फॉर्म है, और टूटी हुई फॉर्म विभाजित की हुई फॉर्म जो है दैट इज आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट दिस थीटा। थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, थीटा कैन बी फाइंड आउट, हमें पता था कि टेन थीटा वाज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो ये है और बेस ये है, तो मैं कैसे करूंगा, टेन थीटा को बोलूंगा कि कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस है इसके अलोंग क्या है आर साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं ऐसे कर लेता हूं तो टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स। एक फॉर्मूला आप लोग ये भी याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को याद रख लो। ठीक है, एक ये याद रख लो, या फिर ये छोड़ो इसको रहने दो, ये याद रख लो दोनों, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और टेन थीटा कैसे निकालते हैं। देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, वी हैव टू टेक द एक्स कंपोनेंट उसका स्क्वायर, वाई कंपोनेंट उसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को ऐड करो एंड देन टेक द अंडर रूट ऑफ द कंप्लीट समेशन। तो ऐसे से मुझे मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा फॉर अ गिवन वेक्टर। ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड क्या था, सिर्फ उसका मैथमेटिकल वैल्यू, वी ड्रॉप द डायरेक्शन। चलो सिमिलरली यू कैन डू दिस इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑल्सो, 3D स्पेस में भी मैं इसको कर सकता हूँ सिमिलरली। जैसे मैंने आर को लिखा था आर एक्स आर वाई, यहाँ भी लिखूंगा आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप। अगर जेड कंपोनेंट है तो उसको के कैप के साथ लिख दूंगा, भाई के कैप वाज इन द यूनिट वेक्टर इन द जेड डायरेक्शन, तो आर जेड यानी जेड वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय जेड डायरेक्शन, तो ये मेरा क्या आएगा, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ वेक्टर आर। Similarly, while calculating the magnitude, I will also take in account the z component, r z का स्क्वायर भी यहाँ ऐड कर दूंगा, अदरवाइज सेम रहेगी सारी चीज। अब देखो जब 2D में था तो वी हैड ओनली वन एंगल, हमारे पास केवल ये एक ही एंगल था थीटा, बट जब हम 3D में बात करेंगे तो वी हैव थ्री एंगल्स। दिस आर वेक्टर जो ग्रीन कलर का वेक्टर दिख रहा है, दिस आर वेक्टर इज मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा उसको मैं अगर थीटा एक्स बोल देता हूँ, जो ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको मैं थीटा वाई बोल देता हूँ, और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको मैं थीटा जेड बोल देता हूँ। तो आई कैन separately find the values of theta x, theta y, theta z by using these formulas. Cos theta x equals to rx by r, cos theta y equals to y component of r that is ry by r, and theta z equals to by rz component of r divided by r. हाँ बेटा सिमरन क्वेश्चन है क्या? No, sir. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा, थीटा अगर निकालना है तो ऐसे निकल जाएगा रिस्पेक्टिव कंपोनेंट को लेके। तो सबसे पहले अगर हमें दिया हो, मान लो हमें एक वेक्टर दिया है आर, उसके कुछ दिया, मानो ऐसे दे रखा है आर इक्वल्स टू 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये दिया है। तो मुझे पता है कि आर एक्स क्या है, आर एक्स इक्वल टू 1, आर वाई इक्वल्स टू 2, आर जेड इक्वल्स टू 3। अब हम मुझे आर एक्स पता है, क्यों, आई कैप के साथ जो लिखा है वो आर एक्स है, जे कैप के साथ लिखा है वो आर वाई है, और के कैप के साथ लिखा है वो आर जेड है। तो मुझे आर एक्स आर वाई आर जेड पता है, तो क्या मैं आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर निकाल सकता हूँ, आर इक्वल्स टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर।
तो क्या हुआ बेटा ये 9+4+1 14 हो गया ना, 9+4+1, हाँ जी 14, √14 इसका हो गया मैग्नीट्यूड। अगर मुझे कोस थीटा एक्स निकालना है तो मुझे पता है इट इज आर एक्स बाई आर, तो आर एक्स 1 था तो 1/√14, तो थीटा यहाँ से निकल आएगा, थीटा एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 1/√14। सिमिलरली थीटा वाई थीटा जेड भी निकाल सकता हूँ, मुझे अगर आर एक्स दिया हो तो, आर एक्स दिया हो तो कर पाएंगे। डाउट है बेटा किसी को अभी? नो सर। हाँ जी। तो अब देखो एक और चीज भी है, कोस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा जेड। अगर इन सबको जोड़ोगे तो हमें 1 मिलना चाहिए, वैल्यू जो आएगी वो 1 मिलनी चाहिए। तो हमें अगर इनमें से कोई एक मिसिंग वैल्यू हो, मान लो थीटा एक्स दे दिया हो, थीटा वाई दे दिया हो, तो कैन वी फाइंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखो, इसको कोसाइन लॉ बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला, ये मैग्नीट्यूड का और ये एंगल का, ये लगा लो चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले मैं आपको लिख देता हूं और इसके बेसिस पे आप फर्स्ट वाला अटेम्प्ट करो, ये वाला। R1 हमें दिया है, R1 वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, अब हमें थीटा निकालना है और मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो आर का फॉर्मूला ये था r x² प्लस r y² और टेन थीटा का फॉर्मूला था r y/r x। तो आप ये दोनों फॉर्मूले यूज करके तीन चीज निकालनी है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब R1, या तो R1 को ऐसे लिख दो, ये यही बराबर होगा R1 के, तो हमें एक तो ये निकालना है। देन वी हैव टू फाइंड आउट थीटा, और तीसरा निकालना है यूनिट वेक्टर यानी R1 कैप। तो बेटा ये वाला करेंगे, सब लोग अटेम्प्ट करो, जिनका हो जाए हैंड रेज रखेंगे, अदरवाइज थोड़ी देर में बस करा दूंगा, है ना। हैंड रेज रखेंगे, आंसर नहीं बताएंगे, आंसर मैं मैनुअली पूछूंगा बेटा, जिनका हो जाए हैंड रेज करेंगे।
कर रहे हो क्या भाई? कोई कर रहा है या फिर मैं सोल्व करा दूं बेटा? हाँ, एक आंसर आया। किसी का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकला तो हैंड रेज कर लो। अगर इसमें से कुछ भी एक भी पार्ट निकला है, मैग्नीट्यूड या फिर एंगल या फिर यूनिट वेक्टर, तो हैंड रेज कर लेंगे बेटा। अरे एक भी बच्चा सोल्व नहीं कर पा रहा है बेटा। अटेम्प्ट करेंगे सब लोग। हाँ, तानिया निकला एक बच्चे का तो। मैग्नीट्यूड चलो ये वाला मैं करा देता हूँ, देन वी आई विल आस्क फॉर द थर्ड वन, है ना। चलो देखो बेटा, जिनका नहीं हुआ ध्यान से सुनेंगे सब लोग। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंगल विद एक्स एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर्स। इसमें फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड, देन एंगल विद एक्स एक्सिस एंड द यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो गिवन वेक्टर इज r1 पहले पार्ट में, 2i कैप प्लस 2j कैप, ये हमें दिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r1 इज, बार के बीच में मोड फंक्शन में डाल दें या फिर r1 लिख दें। तो ये क्या होता है, हमने पढ़ा था इट इज द x कंपोनेंट का स्क्वायर। भाई ये देखो ना, राइट साइड में फॉर्मूला है, x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, और दोनों को ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे। तो x कंपोनेंट यहाँ क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर। y कंपोनेंट क्या है, जो j कैप के साथ लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर। तो क्या ये होगा, अंडर रूट ऑफ 4 + 4 दैट इज अंडर रूट 8। इसी को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तो हमारा r1 क्या हुआ, दिस इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज 2 √2। अब थीटा, एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल विद एक्स एक्सिस क्या था, थीटा था। तो टेन थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा इज आर वाई बाई आर एक्स। आर वाई क्या है, वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कौन सा आता है, जो जो एक जे कैप के साथ लिखा हो, तो वो 2 है, डिवाइडेड बाय आर एक्स। आर एक्स इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। एक्स कंपोनेंट कौन सा होता है, दैट विच इज रिटर्न विद, वो वाला जो कि हमारा जे कैप के साथ लिखा हो। तो उसको क्या करेंगे, जे कैप के साथ क्या लिखा है, 2 डिवाइडेड बाई 2। आर वाई बाई आर एक्स 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1। इफ टेन थीटा इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 1। हमें पता है टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। दिस मीन्स थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो एंगल विद एक्स एक्सिस 45 डिग्री निकल आया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताया था बेटा कि एरो हेड हटा के कैप लगा दो। तो r1 का कैप निकालना है। r1 कैप यानी कि यूनिट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन ऑफ r1 में आई हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर। तो ये क्या था, डिवाइड द वेक्टर r बाय इटसेल्फ बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर r1 को अगर मैं वेक्टर r1 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, यानी कि आई एम डिवाइडिंग वेक्टर r1 बाय विद इट्स मैग्नीट्यूड। तो देखो बेटा, वेक्टर r1 क्या था, 2i कैप प्लस 2j कैप, और मैग्नीट्यूड क्या था, ये मैंने फाइंड आउट किया इधर, 2 √2 डिवाइड इट बाय 2 √2। सेपरेट आउट करके टर्म्स को लिख देता हूं, तो 2 डिवाइड बाय 2 √2 i कैप प्लस 2 डिवाइड बाय 2 √2 j कैप। इसको सोल्व फर्दर करके लिखता हूं, तो 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप। तो ये मेरा आ गया यूनिट वेक्टर। दिस मीन्स r1 कैप इज इक्वल टू 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप। ये मेरा फाइनल आंसर आया यूनिट वेक्टर का। तो पहला था मेरे पास r1, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। दूसरा था थीटा, ये निकाल लिया। तीसरा था यूनिट वेक्टर, ये निकाल लिया।
अब आप लोग सब लोग ये थर्ड वन करेंगे, दिस थ्री थर्ड वन, R3 इक्वल्स टू 9 i कैप प्लस 9 j कैप। इसके लिए तीनों चीजें निकालेंगे। तीनों चीजें क्या निकालेंगे? यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड, then you have to find out angle with x-axis, then you have to find out unit vector in the direction of R3। अब ये वाला सॉल्यूशन आपको आपके डिस्प्ले पे दिखता रहेगा। अब आप सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, है ना। 32 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कुछ लोग निकल लिए, तो आप लोग सब लोग इसको करेंगे बेटा, है ना। मेरे को आंसर चाहिए अब सब बच्चों से। सॉल्यूशन आपको सैंपल सॉल्यूशन डिस्प्ले पे दिख रहा है, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। चलो स्टार्ट हो जाओ। जैसा सॉल्यूशन आपको दिख रहा है इसी बेसिस पे करते रहेंगे, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, चाहे गलत हो जाए, अटेम्प्ट सबको करना है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, मैंने फॉर्मूला भी समझा दिया, फॉर्मूला दे भी दिया, सैंपल सॉल्यूशन भी है। अगर अब भी आप आपसे आंसर नहीं आ रहा तो भैया सिचुएशन फिर गंभीर है बेटा। देन यू हैव टू रियली इन्वेस्ट सम टाइम इन प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जिनका आंसर आता जाएगा हैंड रेज करके रखेंगे बेटा। बेटा अभी 2 स्टूडेंट कर पाए हैं, 2 से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट आई नीड 10 स्टूडेंट्स। हाँ 3 बच्चों का हुआ है, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, बहुत सिंपल है यार। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है खाली।
हाँ, अब 9 स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड। ठीक है बेटा, अब आंसर बताओ मेरे को खाली यूनिट वेक्टर का। जिन जिन बच्चों का यूनिट वेक्टर सेम आया है एज दैट ऑफ फर्स्ट वन, वो बताओ। क्या 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप यही आया है सबका? Yes, sir. अनम्यूट करके बताओ Yes, जिनका sir. आंसर आया। Yes, sir. आया है ना? देखो अब हम एक और चीज जानेंगे इसके बारे में कि आंसर आपका सेम क्यों आया है। ठीक है जी, चलो अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। R3 इज इक्वल टू 9 आई कैप प्लस 9 जे कैप। R3 इज इक्वल टू 9 आई कैप प्लस 9 जे कैप। यहाँ R1 भी लिख लेते हैं। हमारा R1 क्या था? 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये था, है ना? देखो पहले R3 के लेकर आ रहा हूँ बेटा। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। तो R3 दैट विल बी इक्वल टू RX, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट इज √81 प्लस 81। ये क्या आएगा? दैट इज 9√2, है ना? ये कुछ है ऐसा आएगा R3। उसके बाद मैं करता हूँ, देन आई हैव टू फाइंड आउट थीटा। तो आई नो tan थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या है? 9/9, तो 1। सिमिलरली थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री, tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज 45 डिग्री। तो R3 आया, मैग्नीट्यूड इज 9√2, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ R3। तो R3 कैप निकालना है मेरे को। ये कैसे निकलेगा? आई विल डिवाइड वेक्टर R3 बाय इट्स मैग्नीट्यूड, देन आई विल डिवाइड 9 आई कैप प्लस 9 जे कैप बाय 9√2। तो अब इसको अलग अलग करके लिखता हूँ। तो 9/9√2 है, जगह खत्म हो गई नीचे। 9/9√2 आई कैप प्लस 9/9√2 जे कैप, डिवाइड करके लिखते हैं। तो बेटा 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, ये मेरा आता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर सेम है, थीटा भी सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है? मैग्नीट्यूड का। तो देखो हमने बात करी थी कि अगर थीटा सेम है या फिर यूनिट वेक्टर सेम है, यूनिट वेक्टर क्या बता रहा था? एक गिवन वेक्टर की डायरेक्शन। तो अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर सेम है, दिस मींस बोथ द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। बट क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो R2 और R1 और R3 का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो देयर लेंथ विल बी डिफरेंट। तो देखो ग्राफिकली अगर मैं इनको प्लॉट करता हूं तो बेटा ये कुछ ऐसे नजर आएंगे। देखो ये x हुआ, ये y एक्सिस हुआ। 45 डिग्री, 45 डिग्री अगर मैं ऐसे ले जाता हूं तो दिस विल बी 45 डिग्री। भाई बीचों बीच ना 90 डिग्री तो पूरा होता है, 45 आधा होगा। तो एक वेक्टर है जो R1 था, वो एक छोटा वेक्टर होगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना था? इट्स मैग्नीट्यूड वाज 2√2, तो उसकी लेंथ हुई 2√2, थोड़ी छोटी लेंथ। दूसरा वाला वेक्टर है मेरे पास R3, वो क्या होगा? इसी लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा होगा, बट इट विल बी अ लेंथी वेक्टर। इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू R1। और वो कितनी होगी? 0 से लेके जाओगे इसको यहाँ तक, तो ये यहाँ पे दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ R3 के बराबर, यानी कि 9√2 के बराबर। एंगल दोनों का 45 ही है, देख लो यहाँ भी 45 है, पिछले वाले में भी यहाँ भी 45 था। यूनिट वेक्टर भी दोनों का सेम है, 1/√2 आई कैप 1/√2 आई कैप। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर तो सिर्फ हमें ये बता रहा है, यूनिट वेक्टर तो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि इसमें इस गिवन एक्सिस में यानी इस गिवन डायरेक्शन में एक यूनिट यानी एक वन मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा इन दिस गिवन डायरेक्शन, दैट इज यूनिट वेक्टर। इसकी लेंथ 1 होगी। तो यूनिट वेक्टर दोनों का सेम इसलिए क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द गिवन एक ही डायरेक्शन, है ना? और दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड खाली डिफरेंट है, एक का 9√2 है, एक का 2√2 है। अदरवाइज थीटा भी सेम है और यूनिट वेक्टर भी सेम है। समझे ना? अब इसलिए आपका ये सेम आया है बेटा, जिनका ये सही आया है वो समझ पाए, और यहाँ ग्राफिकली आपको दिख रहा होगा। Yes, sir. ठीक है, यहाँ डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं ये मिट जाएगा, मैं बैक जाऊंगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा ये। यहाँ डाउट है तो दोबारा बता देता हूँ बेटा। नहीं है? चलो, तो अब देखो ये वाला हो गया, ये हो गया, इसको आप घर पे ट्राई कर लेंगे।
ठीक है, इसको ट्राई कर लेना सब लोग। ठीक है, अब आई थिंक आज रुक जाना चाहिए यहीं पे, आगे आता है वेक्टर अलजेब्रा, तो इसको हम कल स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो अब हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया बेटा, हमने वेक्टर देखा कि वेक्टर क्या होता है, देन वी फिर हमने देखा वेक्टर के बाद क्या देखा था, क्या देखा था बेटा वेक्टर के बाद, यूनिट वेक्टर यस सर, इसके टाइप्स। है ना, फिर वेक्टर्स के टाइप्स देखे थे, हाँ इसके टाइप्स, हाँ ये बेटा यही था टाइप्स। फिर यूनिट वेक्टर देखा, फिर हमने देखा पोजीशन वेक्टर, फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर हमने देखा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को रिजोल्व करना है अलोंग म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एक्सिस। अब ये वेक्टर के बारे में हमें पता चल गया कि वेक्टर क्या है। अब वी हैव टू ऑपरेट अपॉन वेक्टर्स, हमें वेक्टर्स के ऊपर ऑपरेशंस करने हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे हम करते थे एडिशन सब्ट्रैक्शन नंबर्स पे, ऐसे ही हम वेक्टर ऑपरेशंस करेंगे वेक्टर्स पे, और इसको बोलेंगे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर एडिशन विल बी अवर फर्स्ट ऑपरेशन, कि दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना है so that will be called as vector addition, और that will be a part of vector algebra। वेक्टर एडिशन करने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग, या तीन बोलो एक ही लॉ है, ये तीन अलग अलग नाम से एक ही लॉ है, दैट इज ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये हम देखेंगे कल। अभी वेक्टर में किसी को अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, पैरेललोग्राम, पॉलीगन, और फिर क्वेश्चंस कल करेंगे। किसी को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो बेटा ये पूछ लो, ये वाला, ये रेजोल्यूशन समझ नहीं आया तो ये पूछ लो, ये नहीं आया तो ये पूछ लो, जो भी है ये समझ लो। अदरवाइज नोट्स तो मिल ही जाएगा, जिन बच्चों ने अच्छे से सुन लिया, क्वेश्चन कर लिए, उनको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में अभी सेंड कर दूंगा, चाहे तो ऑन कॉल ही सेंड कर देता हूँ, कुछ बच्चों को जरूरत भी है तो रिवीजन के लिए सही बात है, जरूरी भी है, तो आप लोग इससे बेझिझक होकर एकदम रिवाइज कर पाओगे, तो इसका इश्यू नहीं है। ये आपके नोट्स का काम करेंगे अच्छे से, तो हम लोगों ने इसी हिसाब से बनाए हैं ये। तो आप जो है इसके अलावा अगर डाउट है, ध्यान से जो सुना है उसमें कुछ समझ नहीं आया, या फिर आपको लग रहा है सर ये वाली बात समझ नहीं आई, तो देन यू शुड स्टे बैक एंड आस्क, अदरवाइज अदर स्टूडेंट कैन डिस्कनेक्ट एंड हैव सम रेस्ट। ठीक है बेटा, नोट्स मैं अभी भेज रहा हूँ, जस्ट ऑन कॉल ही नोट्स सेंड कर दूंगा।